नमस्कार दोस्तों, मैं स्वागत करता हूं आपका अपने YouTube चैनल ग्रेड पाठशाला पर। आशा करता हूं आप सभी लोग स्वस्थ होंगे। दोस्तों, जैसा कि आप सभी लोग जानते होंगे, हमारे चैनल के माध्यम से आपको यूपी लेखपाल, यूपी कांस्टेबल तथा अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कराई जा रही है, जिसके अंतर्गत सभी क्लासेस जो हैं वो प्रॉपर रूप से चल रही हैं। कुछ क्लासेस जो हैं वो प्रॉपर रूप से नहीं चल पा रही हैं। जो भी क्लासेस हैं प्रॉपर रूप से नहीं चल रही हैं, जिसमें प्रमुखता जो क्लास है वो हमारे विजय सर की है, मैथ की। उनका स्वास्थ्य जो है वो अभी ठीक नहीं है। मैं उनसे अनुरोध करूंगा, जैसे ही उनका स्वास्थ्य ठीक हो, सभी बच्चों की तरफ से अनुरोध करता हूं कि जैसा ही उनका स्वास्थ्य जो है वो सही हो, वो जल्दी से जल्दी आपके बीच मैथ की क्लास को लेकर उपस्थित हों। और मुझे आशा है उनका स्वास्थ्य जो है बहुत ही जल्दी ठीक हो जाएगा। तो आइए स्टार्ट करते हैं अपनी क्लास को। आज का जो हमारा टॉपिक है वो करंट अफेयर्स से रिलेटेड है। जैसा कि मैंने आपको पहले भी कहा था कि मैं समय समय पर करंट अफेयर्स के जो टॉपिक होते हैं, टॉपिक वाइज जो करंट अफेयर्स होती है, उसके साथ उपस्थित होता रहूँगा। तो आज का हमारा जो टॉपिक है बहुत ही महत्वपूर्ण है सभी एग्जाम के लिए। ठीक है, टॉपिक का नाम है बजट 2022-23। तो यहाँ से आप नोट रखिए, आप कोई भी एग्जाम दे रहे हो, आपके एग्जाम में सवाल आने की प्रबल संभावना है इस टॉपिक से, क्योंकि बजट जो है बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। ठीक है, तो अब स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं बजट शब्द की। तो आपको याद रखना है, जो बजट शब्द है हमारे संविधान में उल्लेखित नहीं है। बजट शब्द का उल्लेख जो है वो हमारे संविधान में नहीं मिलता है। ठीक है, तो आपसे पूछा जाएगा किस किस शब्द का उल्लेख हमारे संविधान में मिलता है। बजट तो जो हम शब्द है वो आम बोलचाल की भाषा में प्रयुक्त करते हैं। तो आपको याद रखना है, बजट जो संविधान में उल्लेख मिलता है वो वार्षिक वित्तीय विवरण, जिसे हम साधारण भाषा में क्या कहते हैं, बजट कहते हैं। तो आपसे पहली पूछा जाए कि क्या बजट शब्द का संविधान में उल्लेख मिलता है, तो आप कहेंगे नहीं, बजट शब्द का जो उल्लेख है वो संविधान में नहीं मिलता है। ठीक है, तो किस शब्द का मिलेगा, वार्षिक वित्तीय विवरण शब्द का उल्लेख आपको मिलता है। बात करें केंद्र सरकार के अंतर्गत, तो केंद्र सरकार में आर्टिकल 112 के अंतर्गत, केंद्र सरकार में आर्टिकल 112 के अंतर्गत तथा राज्य सरकार में आर्टिकल 202 के अंतर्गत वार्षिक वित्तीय विवरण, वार्षिक वित्तीय विवरण, जिसे हम आम बोलचाल की भाषा में बजट कहते हैं, का उल्लेख मिलता है। ठीक है, साथ ही साथ आपको यहाँ पर याद रखना है, बजट जो है वो एक धन विधेयक है। जब हम पॉलिटी में विधेयक पर चर्चा कर रहे होंगे तो डिटेल में जानेंगे साधारण विधेयक कौन से होते हैं, संविधान संशोधन विधेयक कौन से होते हैं और धन विधेयक कौन से होते हैं। तो आपसे पूछा जाएगा बजट कौन सा विधेयक है, तो आप कहेंगे बजट जो है वो एक धन विधेयक है। ठीक है, मनी बिल है। यहाँ आपको याद रखना है, अगर धन विधेयक लोकसभा से पारित नहीं होता है तो सरकार गिर जाती है। चूंकि मनी बिल का क्या होता है, मनी बिल अगर जो हमारी संसद में पेश किया जाता है लोकसभा में, अगर लोकसभा से धन विधेयक पास नहीं होता है तो माना जाता है जो सरकार है, जो भी दल की पार्टी है, उसका बहुमत नहीं है। अगर बहुमत नहीं होगा तो फिर वो सरकार क्या होगी, गिर जाएगी। तो धन विधेयक अगर लोकसभा से पारित नहीं हुआ तो सरकार क्या होगी, गिर जाएगी, चाहे कोई भी सरकार हो। तो आपको याद रखना है। और धन विधेयक का जो उल्लेख है वो आर्टिकल 110 के अंतर्गत है। धन विधेयक का उल्लेख आर्टिकल 110 के अंतर्गत है। बजट अगर पास नहीं हुआ लोकसभा से तो सरकार क्या हो जाएगी, गिर जाएगी। और याद रखिए, बजट का केवल पास होना जो है लोकसभा पर निर्भर है। लोकसभा से ही जो है धन विधेयक को पास होना चाहिए, जरूरी नहीं है राज्यसभा से भी उसे बहुमत से पास किया जाए। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं
ये भी इम्पोर्टेंट लाइन है, आपको याद रखनी है। सर्वाधिक बार बजट पेश करने का जो रिकॉर्ड है या सर्वाधिक बार बजट जो पेश किया है वो मोरारजी देसाई के द्वारा किया गया है। सबसे अधिक बार बजट प्रस्तुत किसने किया है? तो आप कहेंगे मोरारजी देसाई। कितनी बार इन्होंने पेश किया है? तो 10 बार। ठीक है, ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आपसे पूछा जा सकता है, क्योंकि करंट अफेयर से जो सवाल पूछे जाते हैं वो पृष्ठभूमि, जो ऐतिहासिक पृष्ठभूमि रही है वहाँ से भी सवाल पूछे जाने की संभावना है। और सर्वाधिक बार आपसे पूछा जाएगा तो आप क्या बताएंगे? मोरारजी देसाई के द्वारा किया गया है। और यहाँ पर ये भी याद रखना है, जो दूसरी बार है हमारा जो इस बार का बजट पेश किया गया है वो दूसरी बार पेपरलेस, डेट मीन्स डिजिटल बजट है। प्रस्तुत किया गया है हमारे वित्त मंत्री के द्वारा। तो पहली बार डिजिटल बजट जो था कब प्रस्तुत किया गया था? 2021-22 में। दूसरी बार कब किया गया? 2022-23 में। ठीक है, वित्त मंत्री के द्वारा। नेक्स्ट बात करते हैं। साथ ही साथ यहाँ एक चीज और नोट आप ध्यान रखेंगे, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी का यह चौथा बजट है। तो जो निर्मला जी हैं इन्होंने चौथी बार जो है बजट प्रस्तुत किया है। और याद रखना ये पहली महिला पूर्णकालिक वित्त मंत्री हैं, पहली महिला पूर्णकालिक वित्त मंत्री। ये सारे पॉइंट आपको याद रखने हैं, कोई भी पॉइंट जो आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है। नेक्स्ट बात करते हैं। देखिए नेक्स्ट पॉइंट, बजट का अनुमान 2021-22 के लिए जो लगाया गया था कि इतने रुपए जो हैं बजट में खर्च होंगे, वो अनुमान लगाया गया था 34.83 लाख करोड़ रुपए का, जो आपको अब याद नहीं रखना है। ठीक है, लास्ट बार जो बजट आया था उसमें अनुमान लगाया गया था 2021-22 में 34.83 लाख करोड़ रुपए जो हैं बजट में खर्च होंगे। लेकिन जो बजट का संशोधित अनुमान है जो आपको याद रखना है वो है 37.70 लाख करोड़ रुपए, बजट का संशोधित अनुमान। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। पहले जो बजट का अनुमान लगाया गया था वो 34.83 लाख करोड़ रुपए, जो आपको याद नहीं रखना। जो आपको याद रखना है वो है बजट का संशोधित अनुमान 2021-22 के लिए 37.70 लाख करोड़ रुपए है। ठीक है, नेक्स्ट इंपोर्टेंट है, चालू वित्त वर्ष में राजकोषीय घाटा जीडीपी का 6.9% रहने का अनुमान है। ठीक है, जो हमारा चालू वित्त वर्ष है उसमें हमारा राजकोषीय घाटा जीडीपी का 6.9% रहने का अनुमान है। राजकोषीय घाटा क्या होता है? देखिए, जो हमारा घाटा होता है वो साधारण हमारा घाटा माना जाता है, और राजकोषीय घाटा मतलब जो सरकार का घाटा होता है वही क्या कहलाता है? राजकोषीय घाटा कहलाता है। कितना रहेगा? जीडीपी का 6.9%। कौन से? चालू वित्त वर्ष में जो चल रहा है 2021-22। साथ ही साथ आपको यह भी याद रखना है कि जो वर्ष 2022-23 है में राजकोषीय घाटा जीडीपी का
4% रहने का अनुमान है। तो दो जो पॉइंट है यहाँ से आपको याद रखने हैं, ठीक है। राजकोषीय घाटा के ये जो सवाल है यहाँ से काफ़ी बार पूछा जाता है, वेरी इम्पोर्टेंट भी है। 2021-22 के लिए आपसे पूछा जाएगा तो आप कहेंगे जीडीपी का 6.9%, 2022-23 में 6.4% रहने का अनुमान है। नेक्स्ट बात करते हैं। भैया सर क्या करा रहे हैं आप ये? नेक्स्ट पॉइंट है, भारत की आर्थिक वृद्धि दर 9.2% अनुमानित है। तो हमारे भारत की इकोनॉमिक ग्रोथ है, इकोनॉमिक ग्रोथ वो 9.2% रहने का अनुमान है। जो सभी बड़ी अर्थव्यवस्थाओं में, सभी बड़ी अर्थव्यवस्थाएं कौन कौन सी हैं? यूएसए, चाइना, ब्रिटेन, फ्रांस, इन सभी अर्थव्यवस्थाओं में सबसे ज़्यादा इकोनॉमिक ग्रोथ किसके रहने की संभावना है? भारत की संभावना है। जब हमारी निर्मला जो वित्त मंत्री हैं निर्मला सीतारमण जी, उन्होंने शुरुआत जो थी इसी शब्द से की थी, भारत की आर्थिक वृद्धि दर 9.2% रहने की अनुमान है, जो सभी बड़ी अर्थव्यवस्थाओं में सर्वाधिक होगी। क्योंकि कोविड का जो है वो संक्रमण बहुत ज़्यादा रहा है, कोविड का काल रहा है, उसके बाद ही भारत की इकोनॉमिक ग्रोथ जो है 9.2% है। और बड़ी अर्थव्यवस्थाएं जितनी भी हैं पूरी दुनिया में उनमें सर्वाधिक है। आपको याद रखना है, यहाँ से सवाल पूछे जाने की संभावना जो है फिर ज़्यादा हो जाती है। जब कोई भी इंटरनेशनल इशू में हम आगे बढ़ते हैं तो सवाल जो है वो पूछे जाते हैं। फिर नेक्स्ट हमारा पॉइंट है, बजट में प्रमुख बिंदुओं पर जोर दिया गया है। पहला है पीएम गति शक्ति, पीएम गति शक्ति पहला। दूसरा है समेकित विकास, सबका साथ सबका विकास ही समेकित विकास कहलाता है। जो हमारी गवर्नमेंट है प्रेजेंट, उसका नारा भी है सबका साथ सबका विकास। और सब में सभी लोग आते हैं, चाहे वो चोर हों चाहे वो नॉर्मल लोग। और तीसरा जो हमारा है उत्पाद संवर्धन एवं निवेश। और चौथा है निवेश को वित्तीय मदद प्रदान करना। तो बजट में कितने बिंदुओं पर जोर दिया गया है? पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा। 4 प्रमुख बिंदुओं पर, 4 प्रमुख बिंदुओं पर जोर दिया गया है। पहला है पीएम गति शक्ति, हाल ही में शुरुआत किया गया था पीएम गति शक्ति। इसका मतलब होता है इंफ्रास्ट्रक्चर, इंफ्रास्ट्रक्चर को बढ़ावा देना। ऊपर का साइन का मतलब बढ़ावा देना, नीचे का मतलब कम करना, ठीक है। दूसरा सबका साथ सबका विकास, समेकित विकास। बाकी उत्पाद संवर्धन एवं निवेश में प्रोत्साहन करना, निवेश को वित्तीय मदद प्रदान करना। ये 4 प्रमुख बिंदुओं पर जोर दिया गया है बजट के अंतर्गत। याद रखना कितने प्रमुख बिंदु होंगे आपसे पूछा जा सकता है, तो आप कहेंगे 4 प्रमुख बिंदु हैं। और दूसरा पूछ सकता है कौन सा 4 प्रमुख बिंदुओं में से नहीं है, तो ये भी आपको याद रखना है। पहला है पीएम गति शक्ति, दूसरा है समेकित विकास, तीसरा उत्पाद संवर्धन और चौथा निवेश को वित्तीय मदद। नेक्स्ट हमारी लाइन है जो इंपोर्टेंट है, 2022-23 में 4 मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क बनाए जाएंगे। तो यहाँ से सीधा सवाल पूछा जाएगा कितने नए मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क बनाए जाने के लिए कहा गया है बजट में? तो आप कहेंगे 4 मल्टी मॉडल पार्क बनाए जाएंगे। इसका जो उल्लेख है वो हमारे बजट में किया गया है, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है रसायन रहित खेती को बढ़ावा दिया जाएगा, या दूसरे शब्दों में कहें तो जैव खेती को बढ़ावा दिया जाएगा। इस पर जोर किया गया है। और हमारी जो प्रेजेंट गवर्नमेंट है लगातार जैविक खेती पर क्या कर रही है? जोर दे रही है। क्यों? क्योंकि हम जो है वो कार्बन उत्सर्जन का जो लक्ष्य है हमें उसको प्राप्त करना है। इसी को प्राप्त करने के लिए या इसी को
बढ़ाने के लिए, कार्बन उत्सर्जन जो है वो कम हो, हम क्या कर रहे हैं, जैविक खेती पर जोर दे रहे हैं कि लगातार भारत जो है वो जैविक खेती करे, जो हमारे स्वास्थ्य के लिए भी इम्पोर्टेंट होगी और साथ ही साथ हमारे देश के राष्ट्रीय विकास के लिए भी महत्वपूर्ण होगी। तो जैविक खेती को बढ़ावा दिया जाएगा, इस पॉइंट पर भी जोर दिया गया हमारे बजट में। नेक्स्ट मोस्ट इम्पोर्टेंट है 400 नई पीढ़ी वंदे भारत रेल अगले 3 सालों में चलाई जाएंगी। जो नेक्स्ट 3 ईयर हैं उनमें लक्ष्य रखा गया है कि 400 नई, कितनी, 400 नई वंदे भारत रेल चलाई जाएंगी। वर्तमान में 1 या 2 है वंदे भारत रेल चल रही है, और गवर्नमेंट ने क्या कहा है कि आने वाले 3 सालों में हम 400 नई, तो आपसे पूछा जाएगा कितनी नई वंदे भारत रेल चलेंगी, 400, कितनी ईयर में, अगले 3 सालों में चलाई जाएंगी। यह बहुत ही अच्छा कदम है। देखिए बजट में जो है इस बार परिवहन पर बहुत ज़्यादा ध्यान दिया गया है, परिवहन को सुगम बनाने के लिए। नेक्स्ट हमारा पॉइंट है ब्लॉकचेन 2022-23 में रिजर्व बैंक की डिजिटल मुद्रा लागू होगी। जो आरबीआई है हमारा, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, वो क्या करेगी, डिजिटल करेंसी लागू करेगी, जो ब्लॉकचेन तकनीक पर आधारित होगी। ठीक है, तो ये भी आपको याद रखना है, जो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है वो डिजिटल करेंसी लागू करेगी। डिजिटल करेंसी का मतलब है मोबाइल की जो करेंसी होती है डिजिटल होती है, जो आप हाथ में रुपए देते हैं वो आपके नोट वाले रुपए हो गए। डिजिटल का मतलब ऑनलाइन पेमेंट जो करते हैं, आपके बैंक में डिजिटल करेंसी होगी, डिजिटल करेंसी का ही आदान प्रदान किया जाएगा। ठीक है, और ये आपको याद रखना है, डिजिटल करेंसी से सवाल पूछे जाने की संभावना है, क्योंकि ये साइंस एंड टेक्नोलॉजी से रिलेटेड है। क्यों? क्योंकि ये ब्लॉकचेन टेक्निक पर आधारित होगी। नेक्स्ट बात करते हैं, नेक्स्ट पॉइंट है 19,500 करोड़ रुपए सोलर एनर्जी, सोलर एनर्जी में गवर्नमेंट जो है वो 19,500 करोड़ रुपए इन्वेस्ट करेगी। देखिए यहाँ से कुछ फैक्चुअल जो सवाल हैं बजट से पूछे जाने की संभावना रहती है, क्योंकि बजट पूरा जो है फैक्चुअली होता है। तो आपसे पूछा जाएगा कितने रुपए जो है वो सोलर एनर्जी पर खर्च कर रही है, सोलर एनर्जी के उत्पादन में गवर्नमेंट, तो आप कहेंगे 19,500 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। ठीक है, गाँव में ब्रॉडबैंड जो सर्विसेज होती हैं, मतलब नेटवर्क को अच्छा करने के लिए लगातार गवर्नमेंट प्रयास कर रही है। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं, फिर वही आ गया नेटवर्क से रिलेटेड 5G सर्विसेज स्टार्ट की जाएंगी। मतलब आप आराम से अब वीडियो कॉल, मतलब गवर्नमेंट जोर दे रही है कि जो बच्चे हैं हमारे वो आराम से वीडियो कॉल अच्छे से कर पाएँ, अपनी जिनसे भी उन्हें बात करनी होती है आराम से, उन्हें कोई दिक्कत ना हो बात करने में। यहाँ आप समझ रहे होंगे मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। ठीक है, तो गवर्नमेंट देखिए रोजगार पर ध्यान दे ना दे उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन जो 5G सर्विस है 6G भी स्टार्ट होगी और आप आराम से जो है वो वीडियो कॉल वगैरह कर सकते हैं। वीडियो कॉल, ऑडियो कॉल, जहाँ भी अब गाँव तक जो है वो नेटवर्क को अच्छा किया जाएगा। कहीं कहीं ऐसा होता है नेटवर्क नहीं आते तो वीडियो कॉल होने में सम दिक्कत होती है। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं, नेक्स्ट पॉइंट है हर घर नल योजना। इंपोर्टेंट है, हर घर नल योजना के लिए 60,000 करोड़ रुपए, ह्यूज अमाउंट है ये, 60,000 करोड़ रुपए जो है गवर्नमेंट के द्वारा दिए जाएंगे। कितने? 60,000 किसके लिए? हर घर नल योजना, हर घर तक जो है वो नल पहुंचे, हर घर
तक जो है वो जल पहुँचे, इस योजना के लिए जो है वो 60,000 करोड़ रुपए दिए जाएंगे। और आपको याद रखना है, हर घर नल योजना जो है वो सब जो जितनी भी योजनाएं हैं, जो अच्छी योजनाएं हमारी, जैसे कि मनरेगा है, प्रधानमंत्री आवास योजना है, प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना है, जो योजनाएं सफल रही हैं उन प्रमुख योजनाओं में सम्मिलित है हर घर नल योजना। इसके लिए 60,000 करोड़ रुपए दे दी है गवर्नमेंट। साथ ही साथ 75 बैंकिंग यूनिट 75 जो बैंकिंग यूनिट हैं वो देश के 75 जिलों में स्थापित किए जाएंगे। कितने बैंकिंग यूनिट हैं? 75 बैंकिंग यूनिट। और कितने जिलों में स्थापित किए जाएंगे? 75 जिलों में स्थापित किए जाएंगे। डायरेक्ट आपसे पूछा जाएगा कितने बैंकिंग यूनिट स्थापित किए जाएंगे, तो आप कहेंगे 75 बैंकिंग यूनिट स्थापित किए जाएंगे। कितने डिस्ट्रिक्ट्स में किए जाएंगे? तो 75 डिस्ट्रिक्ट्स में जो है वो किए जाएंगे। ठीक है, क्यों इनका विकास किया जा रहा है? बैंक और पोस्ट को आपस में जोड़ने के लिए जो है इनका निर्माण किया जा रहा है, बनाए जाएंगे। बैंक और पोस्ट ऑफिस जो होते हैं उनमें जो आपस में समन्वय स्थापित करने के लिए नई बैंकिंग यूनिट जो है स्थापित की जाएंगी। साथ ही साथ हमारा नेक्स्ट पॉइंट है पीएम आवास योजना, जो मैंने अभी आपको बताया। पीएम आवास योजना के अंतर्गत 80 लाख और मकान बनाए जाएंगे। देखिए, ये भी वन ऑफ द जो हमारी सक्सेसफुल योजनाएं रही हैं उनमें है पीएम आवास योजना। पीएम आवास योजना जो शहरी एवं ग्रामीण क्षेत्र होते हैं और वहाँ पर जिन लोगों के पास घर उपलब्ध नहीं है, गरीबी रेखा से नीचे आते हैं, उनके लिए आवास प्रदान करने के लिए जो चलाई गई योजना है वो पीएम आवास योजना है। इसके तहत 80 लाख जो मकान हैं और बनाए जाएंगे। देखिए, कुछ जो बनो सक्सेसफुल योजनाएं हैं आपको याद रखनी, जैसे मनरेगा इम्पोर्टेंट क्यों? क्योंकि वो सफल रही है। ठीक है, और हमारी जो प्रधानमंत्री आवास योजना है हमारे एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट है। आपको ये सारी योजनाएं याद रखनी चाहिए जो इम्पोर्टेंट होती हैं। साथ ही साथ उज्ज्वला योजना, एलपीजी से संबंधित उज्ज्वला योजना, ग्राम सड़क योजना, जो ऐसी योजनाएं हैं कुछ प्रमुख ये जो सक्सेसफुल रही हैं, सफल रही हैं अपने लक्ष्य को प्राप्त करने में, तो इनसे सवाल पूछे जाने की संभावना ज़्यादा रहती है। जो भी गवर्नमेंट योजनाएं लाती हैं उनमें जो सफल रहती हैं उन योजनाओं से सवाल पूछे जाने की जो संभावना है वो ज़्यादा रहती है। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं अगले पॉइंट पे। देखिए, पहला है ये देखिए जो लॉजिस्टिक पार्क बनाए जाएंगे, ये मैं पहले आपसे डिस्कस कर चुका हूँ। ठीक है, परिवहन एवं जलमार्ग को सुगम करने के लिए बनाया जा रहा है, ये सारी चीज़ें हम कर ही चुके। एक्सप्रेस वे के लिए मास्टर प्लान तैयार किया जाएगा, जिसके तहत 2022-23 में 25,000 किलोमीटर नेशनल हाईवे का काम पूरा किया जाएगा। ये आपको याद रखना इम्पोर्टेंट है। राष्ट्रीय राजमार्ग कितना? 25,000 किलोमीटर का विकास जो वो किया जाएगा। देखिए, कुछ मंत्रालय में सबसे अच्छा जो वर्क करता है हमारा मंत्रालय वो परिवहन मंत्रालय है। ठीक है, उसके तहत ये जो है 25,000 किलोमीटर का नेशनल हाईवे का निर्माण करेंगे। नेक्स्ट बात करते हैं, ये पहले हम ये 4 मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक ये डिस्कस कर चुके हैं। यहाँ आपको याद रखना है एकीकृत पोस्टल और रेलवे नेटवर्क, जिससे पार्सलों के लिए प्रयोग में प्रेषण की सुविधा हो। वन स्टेशन वन प्रोडक्ट का निर्माण किया जाएगा, एक स्टेशन से एक प्रोडक्ट निकले। ठीक है, वन जिला वन उत्पाद है, उसी के आधार पर ये भी निर्माण जो है चालू की जाएगी, वन स्टेशन वन प्रोडक्ट। कवच का क्षेत्र विस्तार किया जाएगा और नई जनरेशन की 400 वंदे भारत ट्रेन जो है वो चलाई जाएंगी। किसका विस्तार करेंगे? ये कह रहे हैं कवच का, कवच योजना का जो है विस्तार करेंगे। यहां आपको याद रखना है जो कवच है कवच
कवच योजना जो है वो क्या है, तो डिस्कस कर लेते हैं कवच योजना पर। देखिए कवच जो योजना है वो सबसे पहले रेल मंत्रालय या रेल से संबंधित है, रेल से संबंधित योजना है। आपसे पूछा जाएगा किससे संबंधित हो, तो आप कहेंगे रेल मार्ग जो होता है या रेल परिवहन जो है उससे संबंधित योजना है। कवच का मतलब देखिए, मैं आपको साधारण भाषा में समझाऊं एग्जाम्पल देकर। ये एक रेलवे ट्रैक है, ठीक है। एक रेलगाड़ी जो है वो इधर से आ रही है और एक रेलगाड़ी जो है वो इधर से आ रही है। तो एक ही ट्रैक पर जो रेलगाड़ी आपस में आ जाती हैं, जो दुर्घटनाएं हो जाती हैं, उनको कम करने के लिए इस योजना का निर्माण किया गया है। इस योजना के अंतर्गत अगर कोई भी दो रेलगाड़ी एक ही प्लेटफॉर्म या एक ही रेलवे ट्रैक पर आ जाती हैं तो वो एक निश्चित दूरी में स्वतः ही रुक जाएंगी, ऑटोमेटिक जो है वो रुक जाएंगी। अगर जो दो रेलगाड़ी जो है आमने सामने से आ रही हैं और एक ही रेलवे ट्रैक पर हैं, उनके जो टकराने की संभावना है, तो वो रेलवे ट्रेन एक निश्चित दूरी पर आकर, ठीक है, एक इधर से आ रही है एक इधर से आ रही है, तो एक निश्चित दूरी पर आकर रुक जाएंगे। यही जो कहलाती है योजना वो कवच योजना कहलाती है, ठीक है, याद रखना है आपको। नेक्स्ट है वन टीवी वन चैनल कार्यक्रम को बढ़ावा देने के लिए 200 टीवी चैनलों का निर्माण किया जाएगा। जो एजुकेशन हमारा सेक्टर है उसमें बढ़ावा देने के लिए 200 नए टीवी चैनल बनाए जा रहे हैं। तो यहाँ से एक केवल फैक्ट याद रखना है, कितने नए टीवी चैनल, 200 नए टीवी चैनल बनाए जा रहे हैं। आगे जो सबसे इम्पोर्टेंट है, देखिए इम्पोर्टेंट है ये, ठीक है। देखिए दो तरीके के सवाल हमसे पूछे जाते हैं। जो हमारा बजट है, हमारा जो बजट है उसमें सबसे ज़्यादा जो रुपए है कहाँ से आता है, और हम सबसे ज़्यादा जो खर्च हैं वो कहाँ करते हैं। दो प्रकार के सवाल हैं। पहला तो रुपए सबसे ज़्यादा कहाँ से आते हैं, तो सबसे ज़्यादा रुपए कहाँ से आते हैं, यहाँ देखिए बोरोइंग एंड अदर लाइबिलिटीज़, दैट मीन्स उधार लेने से जो रुपए हैं, गवर्नमेंट उधार सबसे ज़्यादा रुपए लेती है, हमारे पास सबसे ज़्यादा रुपए आते हैं। फिर सेकंड नंबर पर बात करें तो जीएसटी से 16% रुपए आ रहे हैं, ठीक है। कॉरपोरेशन टैक्स से 15% रुपए आ रहे हैं। फिर यूनियन एक्साइज ड्यूटी से 7%, इनकम टैक्स 15%, कस्टम से 5%, और नॉन टैक्स रेवेन्यू जो होते हैं उनसे 5% रुपए गवर्नमेंट को मिलते हैं। तो 35% जो सर्वाधिक है गवर्नमेंट कहाँ से ले रही है, उधार ले रही है, ठीक है। अब सबसे ज़्यादा रुपए खर्च कहाँ करते हैं, सबसे ज़्यादा तो उधार ले लिए, तो सबसे ज़्यादा खर्च जो है वो करती है उधार को चुकाने में या उधार को अदा करने में। तो सबसे ज़्यादा रुपए हम उधार लेकर ले लेंगे, तो सबसे ज़्यादा रुपए उधार ले लिए हमने। अब सबसे ज़्यादा खर्च कहाँ कर रहे हैं, सबसे ज़्यादा जो खर्च कर रहे हैं वो इंटरेस्ट पेमेंट, ब्याज को अदा करने में। तो भारतीय लोग तो वैसे भी सबसे ज़्यादा रुपए कहाँ से कमाते हैं, उधार लेने में ही कमाते हैं। 10,000 इधर इस दोस्त से उधार लिए, 5,000 इस दोस्त से उधार लिए, फिर जब सैलरी आती है तो उसको चुकाने में ही खर्च कर देते हैं। तो गवर्नमेंट भी वैसा ही करती है, सबसे ज़्यादा रुपए उधार लेती है, फिर उस उधार को चुकाने के लिए सबसे ज़्यादा खर्च भी जो है गवर्नमेंट करती है। देखिए ये कुछ योजनाएं हैं जिन पर गवर्नमेंट ने खर्च किया है 2022-23 में। अगर बात करें 2021-22 की, नेशनल हेल्थ मिशन पर तो गवर्नमेंट 34,947 लाख करोड़ रुपए खर्च कर रही थी, जबकि 2022-23 की बात करें तो 37 बढ़ोतरी हुई है। जल जीवन मिशन में 2021-22 की बात करें तो 45
और 2022-23 की बात करें तो 60, इसमें भी क्या है, बढ़ोतरी हुई है, यहाँ भी बढ़ोतरी, यहाँ भी बढ़ोतरी। नेक्स्ट है नेशनल एजुकेशन मिशन, 2021-22 की बात करेंगे तो 30,796, जबकि 2022-23 की बात करें तो 39,553। डेट मीन्स इसमें भी बढ़ोतरी हुई है। नेक्स्ट है प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना, 2021-22 में 14,000, 2022-23 में 19,000। फिर नेक्स्ट है पीएम किसान योजना, ये भी सक्सेसफुल योजनाओं में सम्मिलित है पीएम किसान योजना। अगर बात करें 2021-22 की तो इसमें 67,500 करोड़ रुपए जो गवर्नमेंट 2021-22 में खर्च कर रही थी, जबकि 2022-23 में 68,000 कर रही है, तो यहाँ भी क्या है, बढ़ोतरी हुई है। ठीक है, तो आप देख रहे होंगे हर क्षेत्र में, हर योजना में गवर्नमेंट के क्या है 2021-22 की अपेक्षा 2022-23 में क्या क्या है, बढ़ोतरी की है। इसलिए हमारा जो खर्च है वो ज़्यादा हो रहा है 2022-23 में। ये कुछ मंत्रालय हैं जहां गवर्नमेंट ने रुपए दिए हैं। तो आपसे सीधा सवाल पूछा जाएगा, सबसे ज़्यादा रुपए किस मंत्रालय को मिला है? तो याद रखना है मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस, रक्षा मंत्रालय को सबसे ज़्यादा रुपए मिला है। जो हमारी गवर्नमेंट है पिछले कुछ सालों से जो हमारा डिफेंस सेक्टर है उस पर सर्वाधिक मात्रा में खर्च कर रही है, और ये हमारे देश के, ये हमारे राष्ट्रीय विकास के लिए भी, और साथ ही साथ हमारी जितनी भी समस्याएं होती हैं सीमा से रिलेटेड, उनके लिए इम्पोर्टेंट होता है कि गवर्नमेंट जो है, कोई भी गवर्नमेंट से, वो हमारी जो डिफेंस मिनिस्ट्री है या डिफेंस सेक्टर है उस पर जो है ज़्यादा खर्च करे। ठीक है, तो आपको याद रखना है सर्वाधिक जो खर्च किया गया है मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस पर, ये सारे मंत्रालय हैं जिन पर कंज्यूम किया गया है गवर्नमेंट के द्वारा। तो आप अगर यहाँ से नोट डाउन करना चाहें तो कर सकते हैं, जैसे मिनिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशन, मिनिस्ट्री ऑफ केमिकल, मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर, मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट और मिनिस्ट्री ऑफ रेलवेज, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स। ये सारी चीज़ें आप यहाँ से नोट कर सकते हैं। ठीक है, तो आज की क्लास को यहीं तक रखते हैं। नेक्स्ट जो हमारी क्लास होगी, हमने जो बजट का टॉपिक आज किया है, नेक्स्ट क्लास में हम क्या करेंगे, जो बजट का टॉपिक हमने आज किया है उससे रिलेटेड जितने भी महत्वपूर्ण सवाल हो सकते हैं उन सभी पर चर्चा जो हम अगली क्लास में कर रहे होंगे। तो आशा करता हूँ आपको यह वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, साथ ही साथ हमारे चैनल ग्रेड पाठशाला को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और मैं क्षमा चाहता हूँ जो भी हमारी क्लासेस नहीं हो पा रही हैं वो नियमित समय पर जल्दी से शुरू हों। इसी के साथ मैं अपनी क्लास को समाप्त करता हूँ। धन्यवाद।